नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाल अमावस की रात का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। और अगर आपने इससे पहले इसके पुराने पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, क्योंकि उसके बिना ये कहानी आपके समझ में नहीं आएगी। तो आपका और ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पर आता हूँ। महंत जी, आपके परिवार पर जो 100 साल पुराना श्राप है उसकी शुरुआत इस मंदिर से हुई थी। 100 साल पहले जो अनहोनी इस मंदिर के साथ हुई थी उसका भुगतान आज तक आपके परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतती आ रही है। 100 वर्षों पहले आपके पूर्वजों द्वारा जो अपराध हुआ था उसका मुआवजा आपको अपने परिवार की बेटियों की मृत्यु द्वारा चुकाना पड़ रहा है। उसके कारण आप अपने घर में भगवान शिव की तो पूजा कर सकते हैं, पर उनके साथ माता गौरी की पूजा नहीं कर सकते। माता गौरी आपके परिवार से रुष्ट हैं, इसीलिए आपके घर की कन्याओं को जीवन दान नहीं मिलता। समय से पूर्व आपके कुल की कन्याओं का जीवन दीप बुझ जाता है। पुजारी जी की बातें सुनकर सिमी के दादाजी ने कहा, जानता हूँ मैं पुजारी जी, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं भली भांति जानता हूँ, जब तक मैं अपने परिवार के सिर से उस अपराध का बोझ नहीं उतार लेता तब तक मेरे घर की बेटियों को इस श्राप से मुक्ति नहीं मिल सकती। बताइए पंडित जी, इस साल आने वाली अमावस की रात से पहले कौन सा अनुष्ठान करना होगा मुझे और मेरे परिवार को? पुजारी जी ने सिमी के दादाजी से कहा, इस साल आने वाली अमावस की रात आपके परिवार पर बहुत हावी है, क्योंकि लगभग 50 सालों बाद इस कुल में कन्या का जन्म हुआ है। इस बार जो अनुष्ठान आपके घर पर होगा उसका जिक्र हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते। राज इतना कहकर अपनी पिछली यादों से बाहर आ गया। सिमी ने राज से पूछा, फिर क्या हुआ राज? क्या तुम्हें अनुष्ठान के बारे में पता चला? राज ने सिमी से कहा, नहीं दी। इतना कहकर पुजारी जी ने अनुष्ठान के बारे में दादाजी के कान में कुछ कहा जो मैं सुन नहीं पाया। राज की बातें सुनकर मानस ने अफसोस करते हुए दीवार पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, नॉनसेंस, कैसे मदद करेंगे हम बहू की? सिमी मानस के कंधे पर हाथ रखकर बोली, इट्स ओके भाई, हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके कारण यह श्राप का सिलसिला चालू हुआ। बस इतना पता लगाना है कि वाकई यह एक श्राप है या कोई साजिश। राज के मुंह से सुनी बातों को सिमी ने श्राप के रहस्य से पर्दे को उठाने की पहली सीढ़ी बना ली थी, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब भी सिमी 100 साल पुराने रहस्य से पर्दा उठाने की बात सोचती तो वह खुद ही कंफ्यूज हो जाती। उसके कंफ्यूजन का कारण भी था। सिमी उर्फ समीक्षा मॉडर्न जमाने की लड़की थी जो पुराने दकियानुसी ख्यालात पर यकीन नहीं करती थी, पर जिस तरह से एक एक करके सच्चाई उसके सामने आ रही थी वह उसे झुठला भी नहीं सकती थी। सिमी के मन में यही चल रहा था, क्या वाकई जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, सुन रही हूँ और घर में जो सब लोग कह रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है या मेरा भ्रम है? सिमी अपने ख्यालों में गुम थी कि अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो झट से राज की ओर देखते हुए बोली, आज तूने बताया था कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों से कोई अपराध हुआ था और वह अपराध हमारे इस गौरी शंकर के मंदिर में हुआ था। राज ने जवाब दिया, हाँ सिमी दी, सुना तो कुछ ऐसा ही था। आपने अचानक फिर से क्यों पूछा? सिमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मुझे उस ताले की चाबी मिल गई है जो हमारे सवालों का जवाब दे सकती है। सिमी की बात सुनकर मानस, दिव्या और राज तीनों चौंक गए। मानस ने सिमी की तरफ आश्चर्य से देखते हुए पूछा, ताले की चाबी मिल गई है? ये तुम क्या कह रही हो सिमी? मैं कुछ समझा नहीं। वहीं पास खड़ी दिव्या ने मुस्कुराकर कहा, पर मैं सब समझ गई। दिव्या की बात सुनकर राज अपना सिर खुजलाने लगा। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। उसने सिमी और दिव्या दोनों से पूछा, तुम दोनों मिलकर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मेरी कंफ्यूजन की लिस्ट और ज्यादा लंबी हो जाए उससे पहले प्लीज टेल मी, क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? दिव्या और सिमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इससे पहले कि सिमी कुछ कहती, दिव्या उसे रोकते हुए बोली, एक मिनट सिमी दी, कहीं आप गौरी शंकर मंदिर जाने का प्लान तो नहीं बना रही ना? क्या मैं सही हूँ? सिमी मुस्कुराई और सिर हिलाकर उसने दिव्या को हाँ में जवाब दिया। पर मानस और राज अब भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, अब भी कंफ्यूज थे। मानस ने सिमी से कहा, अरे यार, तुम गर्ल्स ना बहुत लॉन्ग रूट जाती हो, प्लीज कोई शॉर्टकट बताओ मुझे। मानस की बात सुनकर सिमी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मानस भैया, मैं मंदिर जाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं जिस ताले की चाबी तलाश रही हूँ वह चाबी मुझे मंदिर में ही मिलेगी। मानस फिर बोला,
सिमी, मैं सचमुच तुम्हारा इशारा नहीं समझ रहा हूँ। तुम जो कहना चाहती हो साफ साफ बताओ। सिमी ने कहा, अरे गाइस, आपने राज की पूरी बात सुनी नहीं थी। उसने कहा था कि हमारे पूर्वजों द्वारा 100 साल पहले कोई अपराध हुआ था और वह अपराध उस गौरी शंकर के मंदिर में हुआ था। उसी अपराध के कारण हमारे घर भगवान शिव के साथ माता गौरी की पूजा नहीं होती और उसी अपराध के कारण हमारे कुल पर श्राप का साया मंडराता है। तो यह तो साफ हो गया कि हमारे सभी सवालों का जवाब हमें उस मंदिर में ही मिलेंगे। वहाँ जाकर ही हमें यह पता लग सकता है कि 100 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया था जिसका हर्जाना हमारा परिवार आज तक भोग रहा है। सिमी का साथ देती दिव्या ने कहा, हाँ गाइस, हमें सबसे पहले उन पंडित जी से मिलना होगा क्योंकि हमारे परिवार से जुड़ी बहुत सी बातें पता है उन्हें। सिमी ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा, हाँ दिव्या, पर अगर हम अपनी असली पहचान के साथ उनसे मिलने जाएंगे और उन्होंने हमें पहचान लिया कि हम लोग पुरोहित परिवार के सदस्य हैं तो वे हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। इसलिए हम उनसे अपनी पहचान छुपा कर मिलेंगे। मानस सिमी की बात से पूरी तरह सहमत था। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो सिमी, हम लोग मंदिर जाएंगे पर अपनी पहचान छुपा कर। चारों भाई बहन एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए प्लान को अंजाम देने के लिए रात का इंतजार करने लगे। कल्याणी कुहू के कमरे में उसके सिरहाने पर बैठी रो रही थी। डरी सहमी कुहू अचानक नींद से चिल्लाकर जाग गई। कल्याणी उसे शांत कराने की कोशिश करने लगी। सहमी हुई कुहू अपने माँ को पास देखकर उससे लिपट गई और घबरा कर कहने लगी, माँ मुझे बचा लो, वह मुझे मार देगा। उसने मुझसे कहा है वह मुझे मार देगा। यह सब कहते कहते वो फिर बेहोश हो गई। कुहू की हालत देखकर कल्याणी पहले से और भी डर गई। वह अपने पति मनोहर को बोली, देख लिया आपने, आपकी लाडली भतीजी ने क्या हाल कर दिया है मेरे बच्चे का। मेरी मासूम हंसती खेलती कुहू की खुशियों को उजाड़ डाला उसने। अचानक कल्याणी भावुक हो गई। बेटी की मौत का डर कल्याणी को अंदर ही अंदर तोड़ चुका था। रोते हुए उसने मनोहर से कहा, अब मैं क्या करूं मनोहर जी, अब मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे इस मुसीबत से अपनी बच्ची को बचाऊं। कमरे के बाहर खड़े दादाजी से यह सब सहन नहीं हो रहा था। वह दुखी होकर अपने कमरे में चले गए। वहीं सिमी की माँ गायत्री देवी और पिता राजेश्वर पुरोहित अपने कमरे में उदास बैठे थे। उनके कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मन के कोने में सिमी के लिए वही डर था जो कुहू भुगत रही थी। राजेश्वर पुरोहित ने कहा, गायत्री जी, आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सिमी ने आज जो कुछ भी किया वह उसे नहीं करना चाहिए था। ऐसा करके उसने कुहू और पूरे परिवार की जान को खतरे में डाल दिया। उससे भी बड़ी समस्या तो अब खड़ी होने वाली है। गौरी शंकर मंदिर के पुजारी जी ने कहा था, इस साल की लाल अमावस की रात हमारे परिवार के लिए बहुत भारी है, क्योंकि 50 साल बाद हमारे कुल ने एक कन्या का मुख देखा है। 50 साल के बाद हमारे कुल में जिस कन्या का जन्म हुआ है वह हमारी ही बेटी समीक्षा है। गायत्री देवी स्तब्ध बैठी राजेश्वर की सारी बातें सुन रही थी। अचानक वह फूट फूट कर रोने लगी। राजेश्वर उठकर गायत्री देवी के पास आकर बैठ गए और उसे चुप कराने का प्रयास करने लगे। पर रोती बिलखती गायत्री देवी एक डर के साए में जी रही थी। वह डर था अपनी इकलौती संतान को खो देने का डर। रोती हुई गायत्री देवी ने राजेश्वर पुरोहित से कहा, नहीं सिमी के पापा, नहीं, मैं यह सब सहन नहीं कर सकती। मैं वह तकलीफ नहीं देख सकती जिसे आज कल्याणी देख रही है। मैं उस दुख का सामना नहीं कर सकती जिस दुख का सामना न जाने इस परिवार की कितनी बहुओं ने किया है अपनी संतान को खोकर। आज कुहू के साथ यह सब हो रहा है, कल मेरी बेटी सिमी के साथ भी हो सकता है। पर मैं क्या करूं? अगर मैंने उसे सच बता दिया तो वो चुप नहीं बैठेगी, इस रहस्य के पीछे का राज जानने की कोशिश करेगी। आपको तो अच्छी तरह पता है ना, वह बहुत जिद्दी है। जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। हमारे कुल की बेटियों ने जब भी इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है, उनका वजूद इस दुनिया से मिट गया। उन बेटियों की लाश तक नहीं मिली जिन्होंने इस रहस्य को जानने का प्रयास किया। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। इतना कहकर गायत्री देवी फिर रोने लगी। रोती हुई गायत्री देवी की आंखों से आंसू के धार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिर वह एक माँ थी और उस माँ का डर अपनी इकलौती संतान के लिए था। गायत्री देवी ने जब मुड़कर राजेश्वर की ओर देखा तब राजेश्वर ने अपने साथ साथ गायत्री देवी के आंसू भी पोंछे। गायत्री जी, हमारी सिमी एक बहादुर लड़की है और आप यह क्यों भूल जाती हैं कि उससे आपके साथ हमें एक वरदान भी मिला था। गायत्री देवी आश्चर्य भरी नजरों से राजेश्वर की ओर देखते हुए कहा, वरदान?
कैसा वरदान सिमी के पापा? राजेश्वर बोले। वही वरदान गायत्री जी जो हमें सिमी के रूप में मिला है। आपको याद है जिस दिन सिमी का जन्म हुआ था उस दिन आदिवासी जनजाति ने सिमी को गोद में लेकर माता गौरी के चरणों में समर्पित किया था। तभी गायत्री देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह उन यादों को याद करते हुए राजेश्वर से कहा, हाँ सिमी के पापा, बहुत अच्छी तरह याद है। उनके ऐसा करते ही माता गौरी के सिर लगी चुनरी हमारी सिमी के ऊपर गिरी थी। मुस्कुराते हुए राजेश्वर ने गायत्री देवी से कहा, आदिवासियों ने कहा था कि हमारी सिमी पर माता गौरी की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। गायत्री देवी ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। अब उनका मन कुछ शांत हो गया था। सिमी, दिव्या, राज और मानस चारों भाई बहन अपने प्लान को अंजाम देने के लिए इंतजार कर रहे थे आधी रात होने का, क्योंकि यही वह पल था जिसमें घर से निकलते वक्त उन्हें कोई नहीं देख सकता था। सिमी अपने कमरे में मानस, राज और दिव्या से मंदिर जाने की बात कर रही थी कि अचानक कमरे के बाहर कांच टूटने की आवाज आई। कमरे के अंदर चारों भाई बहन का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। चारों आवाज को सुनकर चौंक गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दिव्या घबरा गई और धीमी आवाज में सिमी से कहा, सिमी दी, लगता है कमरे के बाहर कोई है जो छिपकर हमारी बातें सुन रहा है। सिमी ने दिव्या की ओर हाथ का इशारा करते हुए उसे चुप रहने को कहा। उसने मानस और राज से इशारे में ही दरवाजे की तरफ बढ़ने को, सांस चलने के लिए कहा। वह तीनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक दिव्या चीख पड़ी। दिव्या की चीख सुनकर सिमी, मानस और राज तीनों घबरा गए और दौड़कर उसके पास आए। सिमी ने दिव्या से कहा, अरे दिव्या, चीख क्यों रही है, क्या हुआ तुझे? राज ने मजाकिया अंदाज में दिव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं दी, बचपन से ही यह डरपोक है। आपको पता नहीं क्या, गूथे हुए आटे की एक गोली उसके हाथ में रखकर अगर मैं बोल दूं कि तेरे हाथ में एक कॉकरोच है तो यह उछल पड़ेगी। रिलैक्स दे। इतना कहकर तीनों रिलैक्स होकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि दिव्या ने कहा, मैं डर नहीं रही थी, वह देखो आपके कमरे की खिड़की पर कोई काली सी परछाई है। ऐसा लग रहा है कोई खड़ा है। देखो दी, देखो उसके हाथ में चाकू जैसा कोई हथियार भी है। दिव्या की बातें सुनकर सबने होश देखा तो सच में कोई खड़ा था। सिमी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, कौन है, कौन है वहां? सिमी की आवाज सुनते ही वह काली सी परछाई सतर्क हो गई और भागने लगी। उसे भागते देख सिमी, दिव्या, राज और मानस चारों जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। बाहर आते ही सिमी की नजर कमरे के बाहर पड़े टेबल पर रखे टूटे हुए गुलदस्ते पर पड़ी, जिसका कुछ हिस्सा टूटकर जमीन पर बिखरा हुआ था। यह देखकर सिमी समझ गई कि कमरे की पिछली खिड़की पर जिसकी परछाई उसने अभी अभी देखी थी, उसी आदमी से यह गुलदस्ता गिरा होगा। सिमी और दिव्या वहीं खड़े थे। राज और मानस सिमी के कमरे के पिछले हिस्से की ओर गए जहां पर उस परछाई को सबने देखा था, पर राज और मानस के वहां पहुंचने से पहले वह फरार हो गया था। राज और मानस हाथ मलते रह गए। उन्हें बहुत अफसोस हो रहा था, पर वह पलटकर जैसे ही सिमी की ओर जाने लगे तभी राज फिर से पीछे मुड़ा और मानस को जमीन की तरफ कुछ दिखाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर कुछ था। जिसे देखते ही मानस और राज के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ सिमी और दिव्या टूटे कांच के टुकड़े को देखकर कुछ समझ पाते। इससे पहले अचानक वहां दिव्यानी चाची चली आई। गुलदस्ते का टूटा हिस्सा जमीन पर बिखरा देख दिव्यानी चाची के मुंह से निकला, हाय राम, यह क्या हुआ, कैसे टूटा यह गुलदस्ता? दिव्या ने घबराहट में कहा, वह चाची बिल्ली थी। दिव्यानी मुंह बनाते हुए बोली, क्या कहा तूने, बिल्ली? अब यह बिल्ली कहां से आ गई और उसका इस गुलदस्ते से क्या वास्ता? इस गुलदस्ते में कोई दूध मलाई तो थी नहीं जिसे चाटने के लिए वह इसे तोड़ेगी। सच सच बता, किसने तोड़ा यह गुलदस्ता? सिमी ने चाची से कहा, एक्चुअली चाची, मैं अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक टेबल से टकराई और गुलदस्ता टूट गया। यह सुनकर दिव्यानी चाची ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, ये आजकल की लड़कियां ना जाने कौन सी हवाई एक्सप्रेस पर सवार होकर चलती हैं कि आगे रखा सामान दिखता ही नहीं, खामखा नुकसान कर दिया। इतना कहकर दिव्यानी चाची ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर वह वहां से चली गई। दिव्यानी चाची के वहां से जाते ही सिमी ने कहा, दिव्या, मुझे लगता है हमने खिड़की पर जिसकी परछाई देखी थी वह वही आदमी है जिसने गुलदस्ता तोड़ा है। जरूर वह छिपकर हमारी बातें सुन रहा होगा। तभी मानस और राज आ गए। मानस ने सिमी से कहा, 100 आने सही बात कही तुमने सिमी। मानस की आवाज सुनकर सिमी और दिव्या का ध्यान मानस और राज की तरफ गया। मानस सिमी के करीब आकर बोला, कोई तो है
जो हम पर नजर रखे हुए है। हम लोगों ने तुम्हारे कमरे की खिड़की पर जिस परछाई को देखा था, वो वही आदमी है जो हमारी बातें छुप कर सुन रहा था। पर बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसे में हम उसे पकड़ नहीं पाए। अगर आज वह हमारे हाथ आ गया होता तो हमें बहुत कुछ पता चल सकता था। सिमी ने आश्चर्य से मानस से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं मानस भैया कि कोई हम पर नजर रखे हुए है? हमारे घर में आकर कोई बाहर वाला हम पर नजर रखे, यह कैसे पॉसिबल है? क्योंकि घर पर तो ऐसा कोई कर नहीं सकता। लेकिन यह भी अजीब है, हमारे ही घर में हम पर इस तरह छिपकर कोई नजर रखे, वो भी बाहर से आकर। फिर वह आदमी कौन था? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर में कोई चोर आया था या घर में किसी नौकर की नीयत खराब हो गई? आप जो कह रही हैं दी, वह हो सकता है, बट मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपका सिर और भी चकरा जाएगा। इतना कहकर राज ने अपना हाथ आगे करके अपनी हथेली खोली, जिसे देखकर सिमी के होश उड़ गए। सिमी ने राज की हथेली से उस सामान को लेकर कहा, ओह माय गॉड, यह कैसे हो सकता है?